इसका लेक्चर कल एक मिस हो गया था ना, फिर इसका 32 होगा। अच्छा ना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और मीन फ्री पाथ तक हम पहुंच गए थे उस दिन। अच्छा, मैंने उसने बताया था कि ये 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो मीन फ्री पाथ जो है ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें वो 3 चीज़ें जो है वो आपको बताई थी। एक मीन फ्री पाथ और डेंसिटी के बारे में आपको बताया, दूसरा बताया था कि मीन फ्री पाथ और साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है, और मीन फ्री पाथ ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ये अब इनको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो पहले नंबर पर मीन फ्री पाथ एंड डेंसिटी। मीन फ्री पाथ और डेंसिटी। तो जो मीन फ्री पाथ है ट्रैवल्ड बाय किसी भी मॉलिक्यूल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि जो मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि उस वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उसके कम या ज़्यादा करने से उसकी डेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो द मीन फ्री पाथ ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इज इन्वर्सली proportional to the number of molecules per unit volume। यानी कि N over V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या है? N over V डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है। तो जब मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फिर क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ उनके कोलिजन्स ज़्यादा होंगे। डेंसिटी का मतलब होता है कि वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब आप उस वॉल्यूम को कम कर दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। जब उसको कम करने के नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो फिर क्या, उनके कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। यानी कि आप जितनी डेंसिटी का मतलब नंबर, डेंसिटी का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर वॉल्यूम बहुत बड़ा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, नहीं। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि उस वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब ये कमरा है, इसके अंदर यहाँ पर हमारी डेंसिटी जो है, ठीक है, अभी हमारी डेंसिटी कम है, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को छोड़ दें, लेकिन अगर इस कमरे को छोटा कर दें और यही नंबर है तो फिर हमारी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, फिर हमारी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी जितनी मॉलिक्यूल्स की पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगी उतनी, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी उसकी ज़्यादा डेंसिटी भी लार्ज होगी, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट that there will be
collisions when density of molecules is larger, जब मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो है वो लार्जर है, विच गिव्स स्मॉलर मीन फ्री पाथ। ठीक है, यानी कि डेंसिटी लार्जर हो जाएगी तो मीन फ्री पाथ जो है वो कम हो जाएगा। अब जाहिर बात है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं तो उनका फासला कम हो जाएगा, और जब फासला कम होगा तो उनके कोलिजन्स बढ़ेंगे। और कोलिजन्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है, और डेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो उनके दरमियान में मीन फ्री पाथ छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये पहला इसका पॉइंट था। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मीन फ्री पाथ एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर 2 है मीन फ्री पाथ एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। मीन फ्री पाथ और साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो जो मीन फ्री पाथ मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के। मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि डायामीटर के। ठीक है, डायामीटर के साइज कैसे। अब मॉलिक्यूल को मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको आप लेते हैं स्फेरिकल, तो ये स्फीयर है तो इसका ये डायामीटर हो सकता है। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ जो है वो इसके डायामीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब है कि जो मीन फ्री पाथ है अगर वो इनफाइनाइट है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और अगर वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं तो फिर वो कभी भी एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट पार्टिकल का मतलब होता है कि ऐसा पार्टिकल कि जिसका साइज उनके दरमियान में जो फासला है उस फासले से बहुत कम हो। देखिए, 2 पार्टिकल्स बने हुए हैं ना, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। अब इनके दरमियान में कोई डिस्टेंस है। अब ये इनका साइज इस डिस्टेंस से इतना कम है कि ये आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही है? इनका साइज इतना कम है, तो जब साइज डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम हो जाए तो हम उसको पॉइंट, जैसे आप पॉइंट चार्ज की बात नहीं करते, वो क्या होता है, वो कहते हैं पॉइंट चार्ज, वो दूर स्पेस के अंदर हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया और उस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब वो पॉइंट चार्ज का जो साइज है उस डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम है जहां से आप उसको मेजर कर रहे हैं, तो ये पॉइंट का मतलब होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉइंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब ये पॉइंट पार्टिकल्स होंगे तो फिर इनके दरमियान में कोलिजन की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी। तो मीन फ्री पाथ जो है वो स्मॉलर होता है जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर होता है। ठीक है, जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाता है तो मीन फ्री पाथ स्मॉल हो जाता है। तो द मीन फ्री पाथ लैम्डा ऑफ द molecules is inversely proportional
to the size or diameter of the molecule. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके। तो अगर मीन फ्री पाथ इनफाइनाइट है, ठीक है, इफ द मीन फ्री पाथ इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि वो इतना का हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर the molecules are point particles। तो उस केस में मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो पॉइंट पार्टिकल्स होंगे, बिकॉज दे नेवर कोलाइड विद ईच अदर। अब उनके दरमियान में फासला ही इतना ज़्यादा होगा कि वो कोलाइड एक दूसरे के साथ कैसे करेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट आप ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि द मीन फ्री पाथ इज स्मॉलर व्हेन द साइज of molecule is larger। जब मॉलिक्यूल का साइज जो है वो लार्जर है, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा रह गया है, उसके बाद फिर हम इसको ड्राइव करेंगे। तो थर्ड वन जो है वो है मीन फ्री पाथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। थर्ड नंबर पे है मीन फ्री पाथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसका एरिया होता है, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूल डायामीटर, स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूल, बिकॉज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल डिटरमिन्स इट्स इफेक्टिव एरिया। देखो ना, डायामीटर का अगर स्क्वायर ले लोगे तो अब वो स्फीयर है, तो उस स्फीयर के थ्री डायमेंशंस हैं। तो एक लेंथ हो जाएगी, एक विड्थ हो जाएगी, या एक विड्थ हो जाएगी, एक हाइट हो जाएगी। तो कोई दो जो डायमेंशन होती हैं वो क्या बनाती हैं, एरिया बनाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पर एरिया से इसका मुराद है। तो कह रहा है कि अगर मीन फ्री पाथ जो है, द मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये मीन फ्री पाथ लैम्डा जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। स्क्वायर ऑफ दी अब डायामीटर के अंदर क्या, उसकी लेंथ भी आ सकती है, उसकी हाइट भी आ सकती है, ठीक है, उसकी विड्थ भी आ सकती है। तीनों चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर जो है वो आ सकती हैं। बिकॉज क्योंकि cross section
of molecule determines its effective area, ठीक है, उसका इफेक्टिव एरिया जो है उसको डिटरमाइन, तो ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस इफेक्टिव एरिया के। तो अब हमने जो है वो इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो मीन फ्री पाथ किसी मालिक्यूल का डिपेंड करता है या मालिक्यूल्स का डिपेंड करता है। अब हमने ये जो है जो तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, इसका मतलब है कि ये आपने मीन फ्री पाथ की डिपेंडेंस देखी है इन फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है, तो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब आपने यही चीज़ जो ये जो डिपेंडेंस देखी है इसको कैलकुलेट करके देखना, इसको ड्राइव करना, ठीक है। तो अब हम इसका फार्मूला जो है इसका मीन फ्री पाथ का उसको ड्राइव करेंगे। Derivation of the formula of mean free path, तो इसको हमने जो है वो ड्राइव करके देखना है इसके फार्मूले को। तो आप सपोज करें कि हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है गैस का और ये ट्रैवल कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। कंसिडर ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस विच इज ट्रैवलिंग with constant velocity v, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तमाम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह मूव कर रहे हैं कि जैसे तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेस्ट पे हैं। सो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग सच दैट एज दे आर एट रेस्ट, कि जैसे वो रेस्ट के ऊपर है। इस को कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो कांस्टेंट अब दो ही होती है, या रेस्ट होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ऐसे लग रहा है सारे चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो आप उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि वो सारे के सारे रेस्ट के ऊपर हैं। अब हम फर्दर में ये एज्यूम करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल हैं गैस के ये स्फीयर्स हैं जिनका कोई डायामीटर है, ठीक है। वी सपोज these molecules of a gas as a sphere having diameters। पहले बात है स्फीयर, तो स्फीयर का डायामीटर होगा। अच्छा, अब आप देखें कि जो सपोज करेंगे हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है और ये डी इसका डायामीटर है। एक मॉलिक्यूल यूं जा रहा है, एक मॉलिक्यूल
ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर ये मालिक्यूल आपस में कोलाइड भी करेंगे, ये, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिव कोलिजन एरिया होगा, ठीक है, जो इफेक्टिव कोलिजन टारगेट एरिया होगा इसका, इफेक्टिव कोलिजन एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वेयर, क्योंकि डी उसका डायामीटर, जैसे पाई आर स्क्वेयर नहीं होती है क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो वहाँ पर हमने आर को डी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है तो ये अंदर उसका ये वाला जो है ना, ये उसका इफेक्टिव एरिया, ये इसको आपको इफेक्टिव एरिया कंसिडर कर रहे हैं। अब जो है वो कोलिजन टेक्स प्लेस करेंगे अगर जो सेंटर है दो मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, जिनके दरमियान के डिस्टेंस d है, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। अब डायामीटर, जितना डायामीटर है उसके मुताबिक उनके दरमियान में डिस्टेंस होगा, भी हमने पीछे पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है। तो उनके सेंटर्स जो हैं, जिनके सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस d है, वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब जारी बात है कि उस गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ आकर कोलाइड जो है वो करेंगे। अब ये सिचुएशन उस वक्त ज़्यादा क्लियर होगी जब हम ये कहें कि जो सिंगल मॉलिक्यूल है उसका रेडियस d है और तमाम अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं। यानी कि आप यहाँ पर ये कहें कि एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, ठीक है, और कहें कि एक मॉलिक्यूल और उसके अलावा जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं तो वो एक मॉलिक्यूल जो आप कंसिडर कर रहे हैं उससे वो पॉइंट पार्टिकल्स बहुत दूर हैं, बहुत फासले के ऊपर। सपोज करें आप, इफ वी सपोज दैट, ठीक है, कि वो तो जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो जिग जैग करेगा, ठीक है, वो आप जाहिर बात है उससे बहुत दूर है तो वो जिग जैग पाथ अख्तियार करता हुआ उनके अंदर से, गैस के अंदर से जो है वो गुजरेगा और वो स्वीप आउट करेगा क्या, एक शॉर्ट सिलेंडर में सिलेंड्रिकल टाइप उसकी मोशन होगी। जब वो जिग जैग करता हुआ जाएगा तो क्या, एक सिलेंडर टाइप सिमिट्री जो है उसको फॉर्म करेगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो पाई डी स्क्वायर के बराबर होगा बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप की गैस जो है उस गैस के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक आइडियल सिचुएशन कंसिडर करते हैं। आइडियल सिचुएशन हम ये कंसिडर करते हैं, हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल उठा लेते हैं उसके अंदर से और कहते हैं कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, वो पॉइंट हैं, यानी कि वो बहुत दूर हैं। अब ये मॉलिक्यूल मूव करेगा उनके दरमियान में, तो जब ये मूव करेगा तो इसके आगे एक मॉलिक्यूल आएगा, टकराएगा, थोड़ा सा यूं जाएगा, फिर आगे एक और मॉलिक्यूल का टकराएगा, थोड़ा सा यूं जाएगा, फिर आगे एक मॉलिक्यूल आएगा, थोड़ा सा टकराएगा, यूं जाएगा। जिग जैग पाथ क्या होता है भला? जिग जैग पाथ यूं होता है, ये इसको जिग जैग पाथ कहते हैं। तो जो सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे हैं, समझ रही है मेरी बात, सक्सेसिव कोलिजन मतलब एक बंदा चलना शुरू होता है, यहाँ से चलता हुआ जाता है, इधर से टकरा के उधर जाएगा कुर्सी से, फिर उस कुर्सी से टकरा के उधर जाएगा, फिर उस कुर्सी से टकरा कर उधर जाएगा। तो ये क्या, यानी कि जब उसका कोलिजन हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो रही है।
तो वो एक जिग जैग पाथ जो है उसको अख्तियार कर मूव करते हो, ठीक है, अपने कुलूयंस के दरमियान में जो सक्सेसफुल। और जब वो ये जिग जैग बना रहा है तो वो सिमेट्री कैसे बन रही है, जैसे कि सिलेंडर है और उस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होता है, पाई डी स्क्वायर। ये बात समझ आई है क्या? ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। एक मालिक्यूल आपने उठाया, उसके अंदर मालिक्यूल तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उस मालिक्यूल की मोशन को देख रहे हैं उन बहुत ज़्यादा मालिक्यूल्स के अंदर, और वो मालिक्यूल एक जो आपने उठाया वो कौन सा रास्ता अख्तियार कर रहा है, जिग जैग, और वो सिमेट्री कौन सी बना रहा है, उसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री बन रही है। ठीक है, अब हमने जो है इसका सिलेंडर बनाते हैं ज़रा। तो ये हमारे पास जो है एक सिलेंडर है, ये, और इसके अंदर एक ये छोटा क्रॉस सेक्शन आप ले लें। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एक मालिक्यूलर साइज है। अब हमारे पास जो है डिफरेंट ये मालिक्यूल्स हैं इस सिलेंड्रिकल सिमेट्री के अंदर। ये जो है ये सेंटर एलोकेशन की, सेंटर ऑफ लोकेशन ऑफ टारगेट मालिक्यूल, टारगेट मालिक्यूल जो आपने चूज किया है, जिसने टक्कर खानी है, जिसने बाकी मालिक्यूलों को के साथ क्या करना है, टक्करें मारनी है, जिसने, वो कौन सा है, वो टारगेट मालिक्यूल है। ठीक है, तो हमारे पास अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया तो इसका पाई डी स्क्वायर होगा। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू विड्थ होगी, जो भी होगा। ठीक है, अब एस जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो है वी डेल्टा टी। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई एस होगा, तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ जाएगा पाई डी स्क्वायर वी टी या डेल्टा टी, जो भी आप इसको कह लें। तो ये हमारे पास वॉल्यूम सिलेंडर आ गया, पाई डी स्क्वायर वी टी, यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ क्लूजन्स हैं वो अकर करेंगे किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी के अंदर, जो होंगे इक्वल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस साइकिल। ठीक है, मतलब वो जो साइकिल चल रहा है उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्लूजन्स होंगे जितने उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ क्लूजन्स अकर्स in time interval delta t are equal to the number of molecules present in a cycle।
तो v जो है वो है वॉल्यूम, v वॉल्यूम हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n। तो यूनिट वॉल्यूम हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n ओवर v। ठीक है, तो वो n ओवर v के बराबर होंगे। तो जो हमारे पास v पाई डी स्क्वायर डेल्टा टी वॉल्यूम हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n ओवर v, v डेल्टा टी पाई डी स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर यही वॉल्यूम था ना यूनिट, तो इसके अंदर जो है वो इतने आ जाएंगे। अब जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे सिलेंडर के अंदर, ठीक है, वो बराबर होंगे उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो कि उस सिलेंडर के अंदर। आपने सिलेंडर की सिमेट्री ली हुई है ना, तो जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन ए सिलेंडर, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं सिलेंडर के अंदर, दैट इज इक्वल टू n ओवर v, v डेल्टा टी पाई डी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि n ओवर v, v डेल्टा टी पाई डी स्क्वायर, ठीक है, कोलिजन्स इन ए सिलेंडर टेक्स प्लेस, ठीक है, इतने कोलिजन्स सिलेंडर के अंदर टेक्स प्लेस करते हैं इन पाथ लेंथ v डेल्टा टी, क्योंकि लेंथ क्या है, एस वी डेल्टा टी, यही पाथ लेंथ है। इस पाथ लेंथ के अंदर इतने कोलिजन्स हो रहे हैं, एन ओवर वी, वी डेल्टा टी पाई डी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि वन कोलिजन जो है वो जो सिलेंडर में टेक प्लेस करेगा, वन कोलिजन टेक प्लेस इन सिलेंडर, एक कोलिजन जो टेक प्लेस कर रहा है सिलेंडर के अंदर इन पाथ, अपने पाथ में, दैट इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एन ओवर वी, वी डेल्टा टी पाई डी स्क्वायर, इसके बराबर। अच्छा, अब ये इसको मिक्स ना कर देना, ये v बड़ा है, एक v बीच में वॉल्यूम है और एक वेलोसिटी है, ये याद रखना। जो वॉल्यूम n ओवर v में आ रहा है वो बड़ा v है, ठीक है, जो आ रहा है ना वॉल्यूम, ये जो लिख रहे हैं मैं इसको वॉल्यूम लिख रहा हूँ, ये कैपिटल v है, ये बड़ा, और जो वेलोसिटी है वो छोटा v है, ठीक है, वो जैसे वो v लिखे हैं वो बड़े वाले v हैं। तो
तो ये लेंथ जो है ये हमारे, अब जो एवरेज डिस्टेंस है मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है अपने कोलिजन्स के अंदर, यानी कि जब सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे हैं तो उसमें जो एवरेज डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स between collisions and called mean free path lambda। तो यही लेंथ जो है एक्चुअली क्या है उसकी, मीन फ्री पाथ। मैं वो जो कोलिजन सक्सेसिव कोलिजन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये उसका मीन फ्री पाथ है। तो इसका मतलब है कि लैम्डा हमारे पास किसके बराबर आ गया, वी डेल्टा टी एन ओवर वी पाई डी स्क्वेयर वी डेल्टा टी, ये हमारे पास लैम्डा जो है वो आ गया। अब इसके अंदर जो एन ओवर वी है, इस एन ओवर वी को हम लिख सकते हैं एन वी से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा वी डेल्टा टी एन वी पाई डी स्क्वेयर वी डेल्टा टी। ठीक है, अब ये v जो है ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है उनकी। ये v क्या चीज़ है, ये उसकी एवरेज जो है वो वेलोसिटी है। अच्छा, तो ये अब जो फार्मूला है इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा वी एवरेज डेल्टा टी डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वेयर वी एवरेज डेल्टा टी एन वी। अब यहाँ पर v एवरेज ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, ये v एवरेज जो है उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी है। तो अब आप देखें कि इसके अंदर ये इसे कैंसिल हो गया, तो लैम्डा हमारे पास क्या आ गया, 1 ओवर पाई डी स्क्वेयर एन वी। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन डिस्टेंस है पर कोलिजन। दिस इज द मीन डिस्टेंस पर कोलिजन when target molecules are at rest, means moving with constant velocity। अच्छा, अब इसके अंदर एक आखिर में एक चीज़ रह गई है जो समझने वाली है कि ये प्रॉब्लम जो है इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है, इसमें एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी आपने यूज़ की है। ठीक है, कौन सी एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी यूज़ की है जो बाद में कट गई है एक्सप्रेशन के अंदर।
तो लेकिन जो टारगेट मालिक्यूल्स हैं, हाँ वैसे तो कहते हैं ना कि टारगेट मालिक्यूल रेस्ट पे, लेकिन एक्चुअली टारगेट मालिक्यूल्स भी तो मूव कर रहे हैं ना। टारगेट मालिक्यूल जिसके साथ टक्कर हो रही है मालिक्यूल, तो वो भी मूव कर रहे हैं किसके साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी। हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहने के रेस्ट के ऊपर, लेकिन कर तो वो भी मूव रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कोलिजन्स की, ठीक है, वो डिपेंड करती है एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मूविंग रैंडमली। ठीक है, ये बात समझ आई है? नहीं आई है? देखें, टारगेट मॉलिक्यूल आपने ये जो सिलेंडर लिया, इसमें हमने क्या, ये सेंटर ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल है। अब ये टारगेट मॉलिक्यूल भी कोई रेस्ट पे नहीं है, ये टारगेट मॉलिक्यूल भी रेस्ट पे नहीं है, ये भी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब इस टारगेट मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन्स हो रहे हैं, तो अब एक टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी आपस में जो वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव होगी, एक दूसरे के लिहाज से होगी ना, आपस में इनकी वेलोसिटी रिलेटिव होगी। तो एक्चुअली ये मीन फ्री पाथ जो है ये रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टारगेट मॉलिक्यूल रेस्ट पे नहीं है, मूव वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर द एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इज यूज्ड। एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है वो यूज हुई है, बट द टारगेट molecules are also moving। लेकिन जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स है डिपेंड्स अपॉन द एवरेज relative velocity of randomly moving molecules। इसको आखिरी बात को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर क्लोज करते हैं कि अगर ये नहीं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो रहा। देखें, अगर कोई चीज़ रेस्ट के ऊपर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो हम कहते हैं उसका इनर्शियल फ्रेम है। वही बात है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है। तो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं होता उसमें रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव की जाने वाली चीज़ एक ही कंसिडर की जाती है। ठीक है, उसमें एक ही चीज़ जब तक कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं। तो यहाँ पर भी जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है
वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि वो रेस्ट के ऊपर है, यानी कि रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना एक ही स्टेट है। तो अब इस जुमले में वो ये बता रहा है कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमने एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी यूज की है, लेकिन टारगेट मॉलिक्यूल्स भी तो मूव कर रहे हैं। तो उसका कहने का मतलब है कि हम सिर्फ एवरेज वेलोसिटी टारगेट के अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी यूज नहीं कर रहे, हम रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी यूज कर रहे हैं। यानी कि जो टारगेट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी वेलोसिटी है, यानी कि आप जिनको रेस्ट पे कह रहे हैं वो भी मूव कर रहे हैं और उनकी भी एवरेज वेलोसिटी है। अब आइए समझ बात, उनकी भी एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि दोनों टारगेट मॉलिक्यूल्स और जो दूसरे मॉलिक्यूल, टारगेट मतलब वो टारगेट जिसके साथ वो टक्कर खा रहा है, वो जो हमने एक कंसिडर किया टारगेट मॉलिक्यूल उठाया वो सिलेंडर के अंदर, वो गया आगे उसने जाके वो टक्करें खा रहा है, हम वैसे वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो उन वो जितने टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी भी और जिनके साथ वो टक्करें खा रहे हैं उनकी वेलोसिटी के ऊपर भी ये मीन डिस्टेंस डिपेंड करता है। एक एवरेज वेलोसिटी नहीं है, दो तरह की हैं जो एक दूसरे से रिलेटिव है, एक वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं और दूसरे जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहे। ठीक है, आप शायद पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं, पर इसका ये मतलब है। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ इसको यहाँ पे, क्योंकि अब फिर कल हम एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालें।